जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्त, आज आप सभी का फिर से एक बार इस टी सीरीज सेशन में स्वागत है। टी सीरीज की क्लास में आज 5वां क्लास है। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें, ठीक है? तो आज के इस क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे जो 15 मिनट में समाप्त कर देंगे, ठीक है? और सबको पता ही है कि हम पीते वक्त जो टाइम गवाते हैं 15-20 मिनट, उसको बचाने के लिए ये सीरीज़ चल रही है। इसलिए इस सीरीज़ का नाम है टी सीरीज़, ठीक है? तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और चलते हैं आज की क्लास पर। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गणतंत्रात्मक ढांचा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो भारतीय संविधान का है गणतंत्रात्मक ढांचा यानी रिपब्लिक फ्यूचर, वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए, भारत संविधान में जो प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श और गणतंत्रात्मक प्रणाली है, यानी जिसमें देश का मुखिया निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं। तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस की, यानी कि सी आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी संविधान से, ठीक है? आगे ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हो CGL 2024 का क्वेश्चन पूछा है 10 दिसंबर थर्ड शिफ्ट वाला। आगे देखते हैं। आगे की संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे जिन्होंने संविधान के दस्तावेज को अंतिम रूप देखा? संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे जिन्होंने संविधान के दस्तावेज को अंतिम रूप देखा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम.एन. मुखर्जी, सॉरी S.N. मुखर्जी। बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे यानी चीफ ड्राफ्ट्समैन, वो थे आपके S.N. मुखर्जी, ठीक है? S.N. मुखर्जी। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं मिला था, शब्द शामिल नहीं था? यानी जो मूल हमारा संविधान का प्रस्तावना था उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं था? 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था मूल संविधान, ठीक है? और मूल संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था, लेकिन आप जिसमें पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द बाद में जोड़े गए थे, ठीक है? पंथ निरपेक्ष जिसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, और समाजवादी जो शब्द हैं वो बाद में जोड़े गए थे, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी होगा, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है? आगे आगे की संविधान के भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्य का संघ घोषित करता है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट घोषित करता है? तो आपकी अनुच्छेद 1 वो स्पष्ट करता है, वो उसमें स्पष्ट लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार यह दर्शाया जाता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा। जो अगर कोई राज्य चाहे हम टूट कर अलग हो तो वो अधिकार उस राज्य के पास नहीं होगा, संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ये आपके अनुच्छेद 1 में चर्चा की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है? आगे आएगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध राज्यसभा के सीटों के आवंटन से है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची का बोल रहा है? तो अनुसूची यानी चौथी अनुसूची जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन की विवरण दिया गया है, ठीक है? आगे, और ये विवरण राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करेगी। आगे है कि
भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा कौन सा संविधान, संविधान का कौन सा भाग? तो छः का जो होगा वो त्रि होगा, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को जो भाग 3 में दिया गया है, मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन की गई है, तो इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करती है? तो मैंने बताया कि आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति की कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह जो अवधारणा है आपकी ब्रिटेन से ली गई है, कानून के समक्ष समानता, और अमेरिका से जो ली गई है कानून के समान संरक्षण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 14। आगे कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत यह प्रदान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक रोजगार में काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है? निजता का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के एस पट्टम स्वामी जो बनाम था, उस भारत संघ मामले में 2017 में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आपके निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार जो दिया गया है उसका अंतरिम हिस्सा बना दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21 हो जाएगा, आर्टिकल 21। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? भारतीय संविधान की किस 32 को किसने आपकी आत्मा या हृदय कहा है? तो आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है। ठीक है, और इसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार इसके बिना आपके संविधान प्रभावहीन है, क्योंकि यह नागरिक को अधिकार देता है कि अपने मौलिक अधिकार को हनन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए इसे भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आगे भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाग 4 में जो आपके दिए गए नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, उसका मुख्य उद्देश्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र सुनिश्चित करना तथा एक लोक कल्याणी राज्य का निर्माण करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, निर्माण करना। आगे ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आर्टिकल 40 गांधीवादी विचार पर आधारित है, और इसे इसे आर्टिकल 14 में जोड़ा गया है, ग्राम पंचायतों का संगठन। आगे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का आर्टिकल 50 में वर्णित है, आर्टिकल 50 में। ठीक है, आगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आगे कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया तो उस टाइम में आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी उस टाइम की थी। आपातकाल के दौरान 1976 में इंदिरा गांधी ने सरकार द्वारा 42वां संविधान संशोधन करके इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जिसके माध्यम से ये आपके भाग 4 के ए को और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, आगे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत है। आर्टिकल 61 के तहत संविधान के उल्लंघन के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, और यह प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा दोनों किसी भी सदन से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, आगे संसद के दोनों सदनों के बीच
गतिरोध होने पर बुलाए जाने वाले संयुक्त बैठक का कोरम यानी गणपूर्ति का कितना भाग होता है? तो आपके सामान्य सदन की तरह अनुच्छेद 108 के तहत होने वाली संयुक्त बैठक के वैध बनाने के लिए आपके दोनों सदनों में कुल सदस्य की संख्या का कम से कम 1/2 हिस्सा यानी 1/10 हिस्सा भाग उपस्थित होना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दोनों सदन का कुल सदस्यों का 1/2 हिस्सा। ठीक है, आगे लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपता है, यानी एक दूसरे को सौंपते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। आगे भारतीय संविधान के प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं और वे कहाँ से चुने जाते हैं? तो आपके प्रकलन समिति की सबसे बड़ी अस्थायी वित्तीय समिति है। ठीक है, और इसके सभी 30 सदस्य अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा से ही 1 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 30 सदस्य केवल लोकसभा से। आगे संविधान के नियंत्रण एवं महालेखक यानी कैग के वेतन और सेवा शर्त किस अनुसूची में निर्धारित है? दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के जो कैग हैं, आर्टिकल जो 148 में चर्चा की है, जैसे प्रमुख संवैधानिक जो हस्तियां हैं, हस्तियों का वेतन, भत्ते और विशेष कार्यों का उल्लेख है आपके अनुसूची 2 में, दूसरी अनुसूची में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी, दूसरी अनुसूची। आगे किसी राज्य के राज्यपाल को पद की शपथ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ किस संविधान के किस अनुच्छेद की दी जाती है? तो आर्टिकल 59 के तहत, आर्टिकल 159 के तहत राज्य के राज्यपाल को उस राज्य के संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति के उपलब्ध में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो आर्टिकल 169 के तहत 59 के तहत। आगे राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? राज्यसभा की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या अधिकतम और न्यूनतम कितनी हो सकती है विशेष राज्यों को छोड़कर? इसका जो आपके आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे राज्य हैं कि आपके सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40, गोवा में 40, ऐसे ये सब अपवाद हैं। लेकिन आपके जो किसी राज्य में विधानसभा के अधिकतम हो सकते हैं वो 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी इनमें में से कौन होता है? राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो संविधान के 165 के तहत प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वह राज्य सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता, बी, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, जिसे एजी शॉर्ट में कहते हैं। आगे भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो भारत में अब तक जो वित्तीय आपातकाल है, जो आर्टिकल 360 के तहत यदि किसी देश में वित्तीय स्थिति या खराब हो जाती है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं। लेकिन भारत के इतिहास में 191 के आर्थिक संकट के समय भी इसे एक बार भी लागू अभी तक नहीं किया गया है। तो अभी तक एक बार भी नहीं लागू हुआ है, यानी कि डी एक बार भी नहीं लागू हुआ है। ठीक है, 1991 के तहत बहुत आर्थिक संकट आ गई थी, लेकिन फिर भी आपका वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है एक बार भी। आगे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगे तो कौन सा आपके मूल अधिकार निलंबित नहीं किए जाते? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आपके अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को निलंबित नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 20 और 21। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 25 का 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से संपत्ति को अधिकार को हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसे अनुच्छेद 300 के ए में जोड़ा गया है। आगे, सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस विषय की समीक्षा के लिए किया जाता है? सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस विषय की समीक्षा के लिए किया जाता है? तो वर्ष 1883 में जस्टिस रंजीत शाह सरकारी की और आपकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्ति संतुलन और राज्यपाल के पद को दुरुपयोग को रोकने के लिए संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है केंद्र और राज्य। ठीक है। आगे, भारतीय संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं और सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आपके जो यूपीएससी का अध्यक्ष होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जिसका करेक्ट आंसर भी 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत संसद के एक कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी और इसका उल्लेख संविधान के आपकी अनुच्छेदों में नहीं है, बल्कि संसद के एक एक्ट बना है, इसलिए यह संविधान आपके वैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है। तो ये वैधानिक या संविधिक निकाय नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, निकाय नहीं है। आगे, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नई सूची जोड़ी गई थी? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा दिया गया था और संविधान में आपके भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों के कार्य के लिए कुल 29 विषय शामिल किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची में गई है। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 के द्वारा जीएसटी लागू किया गया था और इसके तहत संचारू संचालन के लिए आपके अनुच्छेद 279 के ए के तहत एक संवैधानिक निकाय यानी जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे केंद्रीय वित्त मंत्री होते थे। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 279 यानी 279 ए के तहत इसे संवैधानिक निकाय परिषद का प्रावधान किया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हो सीजीएल 2024 का पूछा गया है। तो आज का हमारा 30 क्वेश्चन ख़त्म हुआ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन और आज का क्लास कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। मैं फिर मिलता हूँ अपने अगले सेशन में। तो आज का ये 30 क्वेश्चन टी सीरीज का क्वेश्चन आज का क्लास ख़त्म हुआ। ठीक है, 5वां क्लास। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।